नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न, भारतीय सेना के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है? Who has been appointed as the first additional Director General Human Rights in the Indian Army? The right answer is option number C. मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल सेना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवाधिकार उल्लंघन रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक नोडल बिंदु के तौर पर कार्य करेगी। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दी थी, लेकिन इसे अब पूरा किया गया है। किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 2022-23 तक सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए के लगभग है। इस परियोजना की विशेषता यह है कि इसके सौर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरेंगे। तस्वीर में देखिए इस प्रकार से। साथ ही जब बांध का जल स्तर कम होगा तो यह स्वतः ही ऊपर और नीचे की ओर समायोजित हो जाएगा। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the first Chief Information Officer CIO of the US Army? The right answer is option number D. डॉक्टर राज अय्यर मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं। यह पद अमेरिकी रक्षा विभागों में सबसे उच्च रैंकिंग वाले नागरिक पदों में से एक है, जिसे जुलाई 2020 में सृजित किया गया था। अब तक डॉक्टर राज अमेरिकी सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। इस पद पर रहते हुए डॉक्टर राज अमेरिकी सेना के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों से संबंधित $16 बिलियन के वार्षिक बजट का पर्यवेक्षण करेंगे। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और जातीयता के संरक्षण तथा भूमि नौकरियों और विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? A committee under whose chairmanship has been formed to address issues related to the preservation of the language, culture and ethnicity of Ladakh and the participation of local people in land, jobs and development projects. The right answer is option number D. जी किशन रेड्डी। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। इसके साथ ही सोमा सरकारी महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। इसके पूर्व ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की निदेशक के तौर पर कार्य कर रही थी। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं बीपीएससी में एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स पीडीएफ से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार
शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है पीडीएफ के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज़ और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? Who has become the richest person in the world? The right answer is option number C. एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क ने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है। ये जो एलन मस्क है ये टेस्ला के हेड है। थर्ड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फोर्थ पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट। दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट किस देश द्वारा बनाई जा रही है? विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की एक कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे साल 2023 तक बना लिया जाएगा। वापस आते समय धरती पर दाखिल होते ही यह पूरी तरह जल जाएगा, जिससे कोई मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार लगभग 6000 उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से लगभग 60% जंक है। स्पेस जंक 22,300 मील प्रति घंटे से ज़्यादा की गति से घूमते हैं, इसीलिए किसी वस्तु के टकराने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संजय कपूर। पहली बार उत्तर प्रदेश से कोई अध्यक्ष इस पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजारमन को इन्होंने हराया है, जिन्हें 31 वोट मिले, जबकि डॉक्टर संजय कपूर को 33 वोट मिले। भरत सिंह चौहान ये है सेक्रेटरी और नरेश शर्मा ये बने हैं खजांची। तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? In which state or union territory has a Tamil academy been established to protect the Tamil language and culture? The right answer is option number A, दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम के सदस्य एन राजा को तमिल अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह अकादमी तमिल भाषा और संस्कृति में लोगों के कार्यों को बढ़ावा देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत करेगी। किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? विच कंट्री हैज पास्ड द मलाला यूसुफजई एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार के लिए किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। इससे पूर्व सुनीत शर्मा पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। सुनीत ने रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष
विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में पिछले साल विनोद कुमार यादव के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदला है? Which country has recently changed one word in its national anthem? The right answer is option number D. ऑस्ट्रेलिया ने चेंजिंग क्या किया है? यंग एंड फ्री के जगह पे वन एंड फ्री कर दिया है अपने नेशनल एंथम में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 31 दिसंबर को यह सूचित किया कि देश के स्वदेशी समुदायों और इतिहास को पहचान प्रदान करने के लिए देश अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, राष्ट्रगान का नाम है ऑस्ट्रेलिया का, को एक नए रूप में प्रस्तुत करके नए साल में लाया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2021 को प्रभावी हो गया। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में भारत ने अंटार्कटिका में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? Which scientific expedition has India started in Antarctica in the first week of January 2021? The right answer is option number C. 40वां अभियान 4 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। इसके साथ ही अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक भी पूरे हो गए हैं। इस नए अभियान के 43 सदस्यों वाले दल को गोवा तट से रवाना किया गया। चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वसीलिनी गोलोवनिन में सवार यह दल 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। 43 सदस्यों में से 40 सदस्यों को वहां छोड़ने के बाद यह पोत अप्रैल माह में भारत वापस लौट आएगा। साथ ही यह पोत वहां पहले से मौजूद वैज्ञानिक दल को भी भारत वापस लाएगा। DRDO द्वारा एयर ड्रॉप्ड कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर सहायक NG। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, गोवा में। भारतीय नौसेना के IL-385D एयरक्राफ्ट से सहायक NG भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर है। इस कंटेनर में सामान को रखकर इसे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की सहायता से किसी भी स्थान पर गिराया जा सकता है। इसके बाद सामान की डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को लैंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? Who has given the highest donation in the world in the year 2020? The right answer is option number B, जेफ बेजोस ने। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ने 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर यानी लगभग 732 अरब रुपये का दान किया है। दूसरा सबसे बड़ा दान फिल नाइट और उसकी पत्नी पेनी ने किया है, जिसका दान था 90 करोड़ डॉलर यानी 65 अरब रुपये। यानी कि पहले नंबर पे जिसने दान दिया है वो दूसरे नंबर से 10 गुना ज़्यादा दान है। डिजीज एक्स वायरस के पहले मरीज का किस देश में पता लगा है? इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट पेशेंट ऑफ डिजीज एक्स वायरस बीन डिटेक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्गो में, अफ्रीका के। अफ्रीकी वायरस इबोला का पता लगाने वाले डॉक्टर जीन जैक्स नुएंग तामफम ने यह चेतावनी जारी की है कि यह वायरस यानी डिजीज एक्स वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो सकता है। डिजीज एक्स यानी वो बीमारी जिसके बारे में विशेषज्ञों को कुछ भी पता नहीं है। ऐसी एक रहस्यमयी बीमारी का मरीज कॉन्गो में मिला है, जिसे तेज बुखार के साथ आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। डिजीज एक्स आने वाली महामारी हो सकती है। कॉन्गो के इगेंड में एक महिला मरीज में बुखार के लक्षण देखे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि डिजीज एक्स महामारी अभी परिकल्पना है, लेकिन अगर यह फैलती है तो पूरी दुनिया में इससे तबाही मच जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने की बहुमत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2-1 से। जस्टिस MN खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच थी। इन्होंने 5 जनवरी को 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ सरकार को इस योजना के लिए मंजूरी दे रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है। पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed
द स्पीकर ऑफ द यूएस पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नैन्सी पेलोसी। 117वीं कांग्रेस में ये स्पीकर हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। इन्होंने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला स्पीकर है। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है, जस्ट लाइक इंडिया। आरबीआई द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास कोष पीआईडीएफ के प्रबंधन के लिए किनकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है? एन एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन सेट अप बाय आरबीआई अंडर हुज चेयरमैनशिप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बीपी कानूनगो। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इस फंड के जरिए देश में पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। रिजर्व बैंक का पीआईडीएफ इसी तरह की मशीनों के प्रचलन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। ऑप्शन में देखिए शक्तिकांत दास, ये हैं आरबीआई के गवर्नर, जबकि एमके जैन और एमडी पात्रा ये दोनों डिप्टी गवर्नर हैं और कानूनगो भी डिप्टी गवर्नर ही है। किस शहर में देश के पहले फायर पार्क का लोकार्पण हाल ही में किया गया है? द फर्स्ट एवर फायर पार्क ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दमकल वाहिनी की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस अनूठे फायर पार्क में हर शनिवार लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। विशेषज्ञ बताएंगे कि आग लगने पर बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। यह फायर पार्क भुवनेश्वर बुरमुंडा स्थित दमकल सह आपदा अकादमी परिसर में खोला गया है। उमरेड पौनी करहंडला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द उमरेड पौनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है, नागपुर में। वैनगंगा नदी जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है के साथ साथ जंगल के माध्यम से ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से यह जुड़ा हुआ है। यह अभयारण्य बाघों, गौर, जंगली कुत्तों, उड़ने वाली गिलहरी, पेंगोलिन तथा हनी बेजर जैसी दुर्लभ जानवरों का निवास स्थल है। अभी न्यूज में क्या है, इस अभयारण्य में हाल ही में एक बाघिन और उसके 2 शावक मृत पाए गए हैं। हाल ही में कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स यानी एलएचपी की आधारशिला रखी गई है? रिसेंटली इन हाउ मेनी स्टेट्स द फाउंडेशन स्टोन फॉर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स एलएचपी हैव बीन लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों में। 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। इस परियोजनाओं को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जीएचटीसी के तहत किया जा रहा है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? गुजरात में राजकोट में, इंदौर मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, रांची झारखंड में, चेन्नई तमिलनाडु में और 6ठे नंबर पे अगरतला त्रिपुरा में। ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट होता है ये सामान्य घर से अलग मटेरियल से बनाया जाता है। किस राज्य में स्थित पोंग जलाशय में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है? मोर देन 1700 माइग्रेटरी बर्ड्स हैव डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन द पोंग रिजर्वायर्स लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। इसे पोंग बांध भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर निर्मित एक कृत्रिम तटबंध बांध है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय को महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है और यह एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। पोंग बांध अभयारण्य में मृत पाए गए लगभग 95% पक्षी बार हेडेड गीज थे जो साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं। किस देश को IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी यानी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Which country has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership APAP? The right answer is option number A, भारत को चुना गया है। भारत सह अध्यक्ष के तौर पर साउथ कोरिया की जगह लेगा जिसने नवंबर 2020 तक 3 वर्षों के लिए यह पदभार संभाला था। यानी कि भारत को भी 3 वर्षों के लिए 2023 तक के लिए यह पद दिया गया है।
सह अध्यक्ष के रूप में भारत अन्य एशियाई देशों को उनके संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा। एपीएपी की अध्यक्षता आयुसियन एशिया द्वारा की जाती है और इनकी सह अध्यक्षता एपीएपी के किसी सदस्य देश के द्वारा की जाती है, जो कि इस बार भारत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टीएस तिरुमूर्ति। 29 अप्रैल से ही न्यूज में क्यों है अभी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया। भारत के झंडे के साथ ही 4 अन्य अस्थायी सदस्यों के राष्ट्रीय ध्वज भी पहले आधिकारिक कार्य दिवस पर विशेष समारोह के दौरान लगाए गए। टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में तिरंगा लहराया है। भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए। ध्यान में रखिएगा कि परिषद में सदस्य देशों का झंडा लहराने की परंपरा 2018 में कजाकिस्तान ने शुरू की थी। चर्चित व्यक्ति सत्यपाल, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? द फेमस पर्सन सत्यपाल who passed away recently was associated with which field? The right answer is option number D. ये फैशन डिजाइनर थे, काफ़ी मशहूर। 79 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हुआ इनका। इन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने से बीमार चल रहे थे। इन्होंने 1980 में भारत का पहला साड़ी बुटीक लॉ फेयर शुरू किया और फिर अपने बेटे के साथ मिलकर 1986 में सत्यपाल नाम से एक फैशन ब्रांड शुरू किया। भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एसआईबी के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने किस नगर निगम के साथ समझौता किया है? टू को क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एसआईबी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज साइंड एन एमओयू विद विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पिंपरी चिचवड़ नगर निगम। ये महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। यह परिणाम आधारित अनुबंध का एक रूप है। इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। विनिर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए भारत द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विद स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ समझौता किया गया है। यह समझौता ऐसे कुशल भारतीय श्रमिकों को भेजने और वहां पर काम करने की सुविधा प्रदान करेगा जो जापान में 14 विशेष क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ ही जापानी भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो ये 14 विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं? भवन की सफाई, नर्सिंग केयर, औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण उद्योग, सामग्री प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना उद्योग, निर्माण, ऑटोमोबाइल रखरखाव, उड्डयन, लॉजिंग, मछली पालन, कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ निर्माण उद्योग, खाद्य सेवा उद्योग, जहाज निर्माण और जहाज से संबंधित उद्योग। ब्रिटेन के साथ पहला पोस्ट ब्रेक्जिट सौदा व्यापार समझौता किस देश द्वारा किया गया है? विच कंट्री हैज साइंड द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट डील विद ब्रिटेन पोस्ट ब्रेक्जिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान द्वारा। न्यूज में क्यों है? यूके और वियतनाम ने हाल ही में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के तहत 7 साल के भीतर 99% टैरिफ को खत्म कर दिया जाएगा। 99% टैरिफ के उन्मूलन के साथ ही वियतनाम को 114 मिलियन पाउंड की टैरिफ बचत होगी। तो पहला सौदा किया था जापान ने, सेकंड सौदा किया था सिंगापुर ने और अब वियतनाम ने तीसरा सौदा किया है। अंतिम प्रश्न, किस राज्य के नेंद्रन केले को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स नेंद्रन बनाना हैज रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल के। इसे 2014 में ही दिया गया था। केरल के त्रिशूर जिले में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फलों में से एक है। अभी वर्तमान में न्यूज में क्यों है?
हाल ही में NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नेंद्रन केला से एक नया उत्पाद केला ग्रिट या ग्रैन्यूल्स यानी बनाना ग्रिट या ग्रैन्यूल्स विकसित किया है। इससे ये विकसित किया है ये नया प्रोडक्ट केला ग्रिट, और इससे संबंधित उत्पाद पेट संबंधी रोगों के उपचार में सहायक साबित हो सकते हैं। यह एक स्वस्थ आहार के आदर्श घटक है। यह अवधारणा केले में प्रतिरोधी स्टार्च की उपलब्धि का उपयोग करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, यदि आप एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी सूचना तो आपको दे ही दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल दिया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।